बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ यूट्यूब स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बैठकर मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको उर्दू लाज़मी का मज़मून पढ़ने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अपने सिलेबस को देखते हुए अपनी उर्दू लाज़मी की किताब में से आप क्या पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके मुताबिक आपके लिए अगला लेक्चर तैयार करूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सबक मामा अज़मत पढ़ाया था। मामा अज़मत के मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी का तारुफ़ बताया था, मुश्किल अल्फाज के मायने बताए थे। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए हम मामा अज़मत की सबक के आखिर में दी गई मश्क करते हैं। ये सफ़ा नंबर 51 है। ज़ेल के सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। मौलवी साहब पर लोगों का इतना कर्ज़ चढ़ने की असल वजह क्या थी? इसका जवाब ये है कि मौलवी साहब पर लोगों का इतना कर्ज़ चढ़ने की असल वजह ये थी कि मामा अज़मत ने उनके एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था और चूँकि घर वाले उन पर अंधा एतमाद करते थे, इसलिए जो है वो उन्होंने दुकानदारों से कर्ज़ उधार सामान ले लेकर सारा इनके नाम लिखवा दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज़ चढ़ गया था। मामा अज़मत कैसी औरत थी, इस कहानी में उसका क्या किरदार बयान किया गया है? मामा अज़मत एक बेईमान औरत थी और इस कहानी में उसका मनफी किरदार बयान किया गया है और इससे ये पता चलता है कि लालच बुरी बला है और इसीलिए फिर मामा अज़मत का अंजाम भी बुरा होता है। वो अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए क्या बहाने तराशती रही? अच्छा जनाब, उसने क्या किया? उसने पहले तो मौलवी साहब से कहा कि जिस कर्ज़ खा को आप जितना रुपया देना चाहें मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसे दे आऊँ। मगर जब अस्करी ने कहा कि पहले मालूम होना चाहिए कि किसका कितना कर्ज़ देना है, तो फिर मामा ने कहा कि मैं हर एक से पूछ कर आ जाऊँगी। लेकिन अस्करी ने कहा कि नहीं, जिसको लेना है वो ख़ुद आए और आकर अपने पैसे बताए और लेकर जाए। तो फिर मामा ने बहाना किया कि वो लोग अपना कारोबार छोड़कर नहीं आ सकते। वो चाहती थी कि कोई भी मौलवी साहब के सामने ना आए ताकि उसका राज ना खुल जाए कि उसने इस घर पर असल से ज़्यादा कर्ज़ चढ़ा रखा है। तो उसने ये बहाने तराशे। अगला सवाल है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए बजाज और हसारी मल को किस तरह हमवार करने की कोशिश की? तो वो बजाज के पास जाती है और उसको अपनी चूड़ियाँ देती है सोने की और कहती है कि ये रख लो और जो मैं तुम्हारे पास से कपड़े ले जाती रही हूँ वो मत बताना। और हज़ारी मल को क्या कहती है? उसको कहती है कि तुम जो है वो मैंने तुम्हारे जो पैसे हैं वो खा लिए थे, तो तुम ये मेरी बेटी के ज़ेवरात रख लो और जो है बताना मत और मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूँगी। मामा अज़मत के सबक से हमें क्या सबक मिलता है? अच्छा, मामा अज़मत के सबक से मामा अज़मत का सबक पढ़ के हमें क्या सबक मिलता है? देखें, इससे हमें एक तो ये सबक मिलता है कि ख़वातीन को तालीम याफ्ता होना चाहिए, उनको अपने घर के मामलात, लेन देन और हिसाब किताब में दिलचस्पी लेना चाहिए और नौकरों पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, इन पर नज़र रखनी चाहिए। और एक सबक हमें से ये भी मिलता है कि लालच बुरी बला है, जैसे कि मामा अज़मत ने लालच किया था और उसके बाद फिर उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ था। अगला सवाल देखें कि मामा अज़मत को पढ़कर डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल निगारी की क्या क्या खूबियाँ हमारे सामने आती हैं? तो इसका जवाब ये होगा कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने ये कहानी ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए लिखी थी, तो उन्होंने इसमें वो सब खूबियाँ रखी जो लड़कियों की दिलचस्पी की हों और उन्हें घर चलाने का सही तरीका भी आ जाए। पहली बात, इसकी सादा और रोज़मर्रा की ज़ुबान है, जिसे पढ़कर ऐसे मालूम होता है कि कोई कहानी कह रहा है और बाकी लोग उसे सुन रहे हैं। पूरी कहानी ऐसी ही सादा ज़ुबान में लिखी गई है। मुश्किल अरबी फ़ारसी अल्फाज से परहेज़ किया गया है। दूसरी बात, इस कहानी का तसलसल है। पूरा किस्सा इस तरह बयान किया गया है
कि कदम कदम पर अगले वाक़े को जानने का शौक़ बढ़ता जाता है। किसी जगह भी कोई उलझन या उकताहट पैदा नहीं होती। तीसरी बात वो संजीदगी है जो कहानी के पूरे माहौल पर छाई हुई है। कहीं कोई घटिया जुमला, कम दर्जे का मुकालमा कहीं भी हमें नज़र नहीं आता। जिस दर्जे का जो भी शख्स कहानी में आता है वो अपनी हैसियत और किरदार के मुताबिक ही बात करता है। और इसके अलावा हमें एक ये खूबी भी पता चलती है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने तालिब इल्मों को संजीदगी और अक्लमंदी से काम लेने का गुर बताया है और इस तरह उन्होंने तालिब इल्मों की इस्लाह की है और लड़कियों की तरबियत भी की है। अगला सवाल है कि ज़ेल के अल्फाज और मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो पहले अगर हमें अल्फाज़ों के माने पता होंगे तो ही हम उनके जुमले बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके अल्फाज़ों के मायने। जैसे पहला है लेना देना। तो लेना देना का मतलब क्या होता है? हिसाब किताब। अलियुल हिसाब यानी हिसाब से पहले जी जल जाना, गुस्सा आना, खाक में मिलाना, बेइज्जती करना, घर पूरा करना यानी अखराजात पूरे करना, फुटकल यानी छोटा मोटा। तो मैंने आपको तमाम अल्फाज के मायने बता दिए हैं और अब अल्फाज़ों के जुमले बनाने का काम मैं आपको दे रही हूँ। यह आपका होमवर्क है। इन अल्फाज़ों के जुमले आपने ख़ुद बनाने हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगी इस सबक मामा अज़मत के हवाले से कि इसमें से क्या क्या मारूज़ी सवालात आ सकते हैं। मारूज़ी सवालात से क्या मुराद है? यानी MCQs। तो सबक मामा अज़मत जो है इसमें से पहला MCQs ये हो सकता है कि मामा अज़मत को किसने तहरीर किया है और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, राइटर्स के नाम लिखे होंगे, मुसन्निफ़ों के नाम लिखे होंगे। तो आप उसमें से डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी पे टिक लगाएंगे। दूसरा सवाल ये बन सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी ने कौन सा सबक तहरीर किया है और नीचे फिर ऑप्शन दिए होंगे, मुख्तलिफ़ जवाबात दिए होंगे और फिर आप मामा अज़मत पर टिक लगा दीजिएगा। तीसरा MCQ इसमें से ये बन सकता है कि मामा अज़मत किस नावल से लिया गया है और नीचे नाम लिखे होंगे कुछ मुख्तलिफ़ नावल के और आप इस पे फिर मिरातुल उरूस पे टिक लगा दीजिएगा। चौथा MCQ इसमें से ये बन सकता है कि मिरातुल उरूस में से कौन सा सबक आपके निसाब में शामिल है। तो आप मामा अज़मत पर टिक लगाइएगा। पाँचवा MCQ ये बन सकता है कि उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है। तो आप डिप्टी नज़ीर अहमद पे टिक लगाइएगा। इसी तरह एक MCQ ये भी बन सकता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद को क्या ख़िताब दिया गया था। तो नीचे जो है कुछ ऑप्शंस दिए होंगे तो आप जो है फिर टिक लगा दीजिएगा शम्सुल उलमा पर। और एक MCQ इस तरह भी बन सकता है कि किस मुसन्निफ़ को शम्सुल उलमा का ख़िताब दिया गया। तो फिर आप नीचे जो नाम लिखे होंगे बहुत से लोगों के तो आप उस पर फिर डिप्टी नज़ीर अहमद पर टिक लगा दीजिएगा। तो इस तरह से मारूज़ी सवालात जो भी इस सबक से बन सकते हैं, अहम मारूज़ी सवालात मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए। और हमने इस सबक की मश्क भी कर ली है। ये सवाल जवाब भी आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, मैंने आपको बता दिए हैं हर सवाल का जवाब। आप ये तमाम सवालात जो हैं वो तहरीर कीजिए और उनके जवाबात तहरीर कीजिए, अल्फाज जुमले तहरीर कीजिए। आपको मैंने पिछले लेक्चर में ख़ुलासा लिखने के लिए दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने ख़ुलासा भी लिख लिया होगा। तो अगर आप ये सब काम साथ साथ करते जाएंगे तो आपके इम्तिहान की तैयारी भी होती जाएगी। तो इस सबक में से जितने भी सवालात इम्तिहान के लिए बनते हैं, तमाम सवाल जवाब, ख़ुलासा, मारूज़ी सवालात, ऑब्जेक्टिव्स, MCQs, अल्फाज जुमले सब आपको बता दिए गए हैं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।